हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्फटिक शिक्षा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो कि 19 अक्टूबर 2022 को एग्ज़ाम हुआ था, तो समाजशास्त्र के सेकंड पेपर के क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कि अभी ये 2022 में ही 19 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ था। तो किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना ज़रूरी रहता है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो घूम फिर के क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन का संपूर्ण संगठन क्या कहलाता है? एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन का संपूर्ण संगठन क्या कहलाता है? तो समुदाय कहलाता है, समिति कहलाता है, समूह कहलाता है या संस्था? तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उसे समुदाय कहते हैं, हम कम्युनिटी कहते हैं। और कम्युनिटी पे क्वेश्चन दूसरे तरीके से बना था। एक बार आरपीएससी एग्ज़ाम में एक बार बना था, 2023 का शायद एग्ज़ाम था आरपीएससी पीजीटी का, तो उसमें बना था कि कम्युनिटी शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो उसमें दिया गया था कम प्लस म्यूनिस, और मतलब थोड़ा थोड़ा स्पेलिंग में मिस्टेक करके ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए गए थे और पूछ लिया गया था कि इनमें से कौन सा सही है। तो कम्युनिटी के बारे में हम देख लेते हैं कि ये अंग्रेजी शब्द कम्युनिटी जो है ये लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है कम प्लस म्यूनिस से मिलकर बना है, तो यही स्पेलिंग इसकी सही होगी। तो कम प्लस म्यूनिस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है कि सबके साथ मिलकर सहयोग करना, सबके साथ मिलकर सहयोग करना, टू सर्व टुगेदर। तो समुदाय की ये परिभाषा जो है एक सीमित क्षेत्र में जीवन के संपूर्ण संगठन का, तो ये परिभाषा आगबन निमकाव की है। उन्होंने दिया था ये परिभाषा कि एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन का संपूर्ण संगठन समुदाय कहलाता है, तो ये परिभाषा आगबन निमकाव की है। और ऐसे मिलता जुलता किंग्सले डेविस एक परिभाषा देते हैं। वो कहते हैं कि समुदाय सबसे छोटा वह क्षेत्रीय समूह है, समुदाय सबसे छोटा वह क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पक्ष आ जाते हैं। तो ये परिभाषा किंग्सले डेविस की है। और किंग्सले डेविस जो है समुदाय के अंतर्गत 3 बातें बताते हैं। ये भी क्वेश्चन के रूप में बना है कि समुदाय के अंतर्गत ये 3 बातें बताते हैं किंग्सले डेविस। समुदाय व्यक्तियों का समूह है, पहला बताते हैं समुदाय व्यक्तियों का समूह है, और दूसरा बताते हैं इसका क्षेत्रीय आधार होता है, समुदाय का क्षेत्रीय आधार होता है, और तीसरा बताते हैं कि इसमें व्यक्ति के जीवन के समस्त पक्ष सम्मिलित हैं। तो ये 3 बातें, ये समुदाय के अंतर्गत 3 बातें किंग्सले डेविस बताते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, किसने जादू के 2 प्रकार, जादू के 2 प्रकार काला जादू और सफ़ेद जादू बताए हैं? तो जादू के ये 2 प्रकार किसने बताए हैं? बी मालिनोवस्की, एस.सी. दुबे, लूसी मेयर, जेम्स फ्रेजर। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बी मालिनोवस्की ने। इन्होंने जादू के 2 प्रकार बताए हैं, एक काला जादू और एक सफ़ेद जादू। तो मालिनोवस्की जादू को भी मानवीय आवश्यकता पूर्ति में सहायक मानते हैं। जैसा कि इनका हम लोगों ने पढ़ा होगा कि संस्कृति को ये सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संस्कृति को मानते हैं कि संस्कृति हमारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इन्होंने थ्योरी ऑफ नीड्स का भी कॉन्सेप्ट दिया था। तो ये कहते हैं कि जैसे कल्चर मनुष्य की सभी आवश्यकताएं पूरी करती है, वैसे जादू भी जो है वो भी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक मानते हैं मालिनोवस्की। और जादू के साथ साथ ये धर्म को भी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक मानते हैं। तो संस्कृति को भी मानते हैं कि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, जादू को भी मानते हैं और धर्म को भी मानते हैं। और एक परिभाषा देते हैं
मालिनोवस्की कि जादू विशुद्ध व्यवहारिक क्रियाओं का योग है जिसके द्वारा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जैसा कि हमने अभी बताया कि ये जादू को भी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक मानते हैं, तो ये परिभाषा भी ऐसे दिए हैं कि जादू विशुद्ध व्यवहारिक क्रियाओं का योग है जिसके द्वारा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होता है। तो ये परिभाषा मालिनोवस्की ने दिया है। और जादू के ये दो प्रकार बताए हैं, एक वाइट मैजिक और ब्लैक मैजिक। जो सफ़ेद जादू और काला जादू यहाँ पर दिया गया है, तो ये वाइट मैजिक और ब्लैक मैजिक बताते हैं। और कहते हैं कि जो ये वाइट मैजिक है यानी सफ़ेद जादू है, वह अच्छे कार्यों के लिए की जाने वाली विशुद्ध व्यवहारिक क्रिया है। जो सफ़ेद जादू है वो अच्छे कार्यों के लिए किया जाने वाला विशुद्ध व्यवहारिक क्रिया है। और काला जादू जो है किसी को क्षति पहुंचाने की किसी को मतलब कोई नुकसान पहुंचाने के पर्पज़ से काला जादू किया जाता है। तो जो काला जादू है, काला जादू, इसके अंतर्गत ये दो बातें बताते हैं। काला जादू में यानी ब्लैक मैजिक में ये कहते हैं कि इसमें दो तत्व पाए जाते, ये दो प्रकार के बताए हैं इन्होंने काला जादू को। एक सोरसरी बताते हैं, सोरसरी, और एक दूसरा बताते हैं विचक्राफ्ट। तो ये क्वेश्चन आता है और इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं। पहले शुरू में हमें भी कंफ्यूजन था कि ये सोरसरी जो है ये सफ़ेद जादू है और ये विचक्राफ्ट जो है ये काला जादू है, पर ऐसा नहीं है। क्वेश्चन कई बार बना है कि सोरसरी और विचक्राफ्ट किस जादू के अंतर्गत आते हैं, तो ये काला जादू के अंतर्गत आते हैं। सोरसरी और विचक्राफ्ट दोनों ही काला जादू के अंतर्गत आते हैं यानी ब्लैक मैजिक के अंतर्गत आते हैं। तो जो सोरसरी होता है इसके बारे में जान लेते हैं कि सोरसरी में कर्मकांडों का प्रयोग किया जाता है और इसमें किसी को बचाने का प्रयास किया जाता है। जैसे हम लोगों ने भी देखा होगा कि हमारे ग्रामीण समाज में जो ओझा होते हैं, कहते हैं कि किसी को अगर कोई कुछ भूत बरम या कुछ पकड़ लेता है तो ओझा की सहायता से हम लोग पूजा पाठ कर्मकांड करवा के उसका भूत उतरवाते हैं। तो जो ये ओझा होते हैं, समन होते हैं, इन लोगों ये सोरसरी जादू के अंतर्गत आते हैं। ये सोरसरी ये क्योंकि ये अच्छे कार्य करते हैं कि किसी को बचाने का प्रयास करते हैं, तो इसलिए ये ओझा जो हैं ये सोरसरी के अंतर्गत आते हैं। इसमें कर्मकांडों का प्रयोग किया जाता है और इसमें किसी को बचाने का प्रयास किया जाता है। और जो ये विचक्राफ्ट है, ये विचक्राफ्ट ये इसे प्रदत्त भी कहा जाता है और ये किसी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। इसमें विचक्राफ्ट में किसी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। तो इसके अंतर्गत जैसे डायन होता है, लोग कहते हैं कि मतलब इनके ऊपर डायन सवार है, ये है वो है, तो वो जब उनके ऊपर सवार हो जाते हैं तो उनको ही क्षति पहुंचाते हैं, दूसरे लोगों को भी क्षति पहुंचाते हैं। तो ये जो हैं ये विचक्राफ्ट कहलाते हैं। और यहाँ हमें ध्यान देना है कि ये काला जादू के अंतर्गत तो मालिनोवस्की विचक्राफ्ट और सोरसरी की बात करते हैं, लेकिन अगर पूछा जाए कि सोरसरी और विचक्राफ्ट की अवधारणा मूलतः किसकी है, मतलब मूलतः या सर्वप्रथम किसकी है, तो ये इवांस प्रिचार्ड की है। इवांस प्रिचार्ड की है ये मूलतः अवधारणा इसकी। अगर पूछा जाए अवधारणा किसने दिया है इसका सर्वप्रथम, तो ये जो है ये इवांस प्रिचार्ड ने दिया है। अब बाकी वर्गीकरण जो है काला जादू के अंतर्गत दो वर्गीकरण मालिनोवस्की करते हैं, लेकिन अवधारणा इवांस प्रिचार्ड की है। और इवांस प्रिचार्ड ने अफ्रीका की न्यूर जनजाति का अध्ययन किया, तो उसी जनजाति का अध्ययन किया था, उसी के अंतर्गत इन्होंने सोरसरी और विचक्राफ्ट की अवधारणा को दिया था। और मालिनोवस्की जो है, मालिनोवस्की के बारे में और जान लेते हैं कि ये धर्म और जादू को पवित्र मानते हैं। क्वेश्चन बना है कि कौन धर्म और जादू को पवित्र मानते हैं तथा विज्ञान को अपवित्र मानते हैं, तो वो मालिनोवस्की हैं। जादू और धर्म को पवित्र मानते हैं तथा विज्ञान को ये अपवित्र मानते हैं मालिनोवस्की। और मालिनोवस्की ने प्रेम जादू का भी उल्लेख किया है। प्रेम जादू या इसे लव मैजिक भी कहा जाता है, तो इसका भी इन्होंने मालिनोवस्की ने कॉन्सेप्ट दिया है। क्वेश्चन बन जाए कि प्रेम जादू किसका कॉन्सेप्ट है, तो ये
मैलिनोवस्की का है। और ये प्रेम जादू जो है ये सोर्सरी के ही अंतर्गत आता है। सफ़ेद जादू मतलब सोर्सरी नहीं, सफ़ेद जादू का ही रूप है ये, जो लव मैजिक है ये सफ़ेद जादू का रूप है। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोफेसर IP देसाई समाजशास्त्र के किस स्कूल से संबंधित हैं? प्रोफेसर IP देसाई समाजशास्त्र के किस स्कूल से संबंधित हैं? बम्बई स्कूल से, लखनऊ स्कूल से, कलकत्ता स्कूल से या दिल्ली स्कूल से? तो हमारा आंसर है ये बम्बई स्कूल से संबंधित है IP देसाई। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। तो संथानम समिति 1962, सरकारिया आयोग 1978, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, राजस्थान राइट टू हियरिंग एक्ट 2012। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सरकारिया आयोग 1978, ये सही नहीं है। तो पहले हम जान लेते हैं कि संथानम समिति किससे संबंधित है, किसके लिए इसे बनाई गई थी। तो ये भ्रष्टाचार निवारण समिति, जिसमें अध्यक्ष के रूप में सांसद के संथानम इनका नाम ही था कि एक भ्रष्टाचार निवारण समिति बनी थी, तो जिसमें अध्यक्ष के रूप में सांसद थे ये, और इनका नाम था के संथानम, और 4 अन्य सांसद भी थे और 2 वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। जब ये भ्रष्टाचार निवारण समिति बनी थी तो उसमें उसके अध्यक्ष जो थे वो के संथानम थे और 4 अन्य सदस्य भी थे और 1 वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। तो जिसे 1962 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। 1962 में भारत सरकार द्वारा इन लोगों को इस समिति के अंतर्गत नियुक्त किया गया था। और यह समिति भ्रष्टाचार के विभिन्न पहलुओं की जांच से संबंधित है। अगर क्वेश्चन बन जाए कि संथानम समिति का संबंध किससे है, तो ये भ्रष्टाचार के विभिन्न पहलुओं से संबंधित है। उसके विभिन्न पहलुओं की जांच से संबंधित है संथानम समिति। और सरकारिया आयोग, तो इसका गठन कब हुआ था? तो भारत सरकार ने 9 जून 1983 को सरकारिया आयोग का गठन किया था। तो इसलिए यहाँ पे 1978 है, लेकिन ये 9 जून 1983 को सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। यह केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों की जांच के लिए किया गया था। किसके लिए? क्वेश्चन बनता है कि सरकारिया आयोग का गठन किसके लिए किया गया था? तो यह केंद्र और राज्यों के संबंधों की जांच के लिए किया गया था। और इसके अध्यक्ष जो होते हैं, सरकारिया आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं, वो सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया थे। जब यह आयोग बना था 9 जून 1983 को, तब इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे जब इस समिति का गठन किया गया था। तो वो सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर थे न्यायाधीश न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया थे। तो उन्हीं के नाम पर ये सरकारिया आयोग बना है। और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, इसके बारे में हम जान लेते हैं कि ये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम आज़ादी के पश्चात सर्वप्रथम भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1947 पारित किया गया था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उसके बाद सर्वप्रथम भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1947 पारित हुआ था।
और ये कभी यहाँ तो 1988 दिया गया है, लेकिन ये जब सबसे पहले शुरू हुआ था तो 1947 में शुरू हुआ था। तो कभी किसी क्वेश्चन में 1947 भी रहता है, 1988 नहीं रहता है, तो हमें जान लेना है कि 1947 भी माना जाएगा, क्योंकि सबसे पहले 1947 में ही भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम पारित किया गया। लेकिन इस अधिनियम में कुछ त्रुटियां थीं, जिसकी वजह से इसका काफ़ी विरोध होने लगा था। तो इसका विरोध होने के बावजूद फिर दोबारा से इसको संशोधित किया गया था। तो 1988 में 88 के रूप में इसे फिर से पारित किया गया था 1988 में। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम कब बना था। तो संशोधन अधिनियम हम 1988 को जानेंगे। और अगर पूछ ले कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कब बना था, तो अगर 1988 नहीं है क्वेश्चन में तो 1947 है, तो 1947 को ही हम टिक करेंगे। और ये चौथा ऑप्शन राजस्थान राइट टू हियरिंग एक्ट, इसके बारे में हम जान लेते हैं कि क्या है। तो ये राजस्थान में सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 को जो 1 अगस्त 2012 को लागू किया गया था। जो ये अधिनियम है 2012 का सुनवाई अधिनियम, सुनवाई का अधिकार अधिनियम, तो इसको 1 अगस्त 2012 को लागू किया गया था। और यह किस लिए यह मतलब लागू किया गया था। और यह अधिनियम भारत में पहली बार, मतलब पूरे हमारे भारत में पहली बार नागरिकों की सुनवाई का अधिकार प्रदान करता है यह अधिनियम। और राजस्थान सरकार ने यह कानून सरकारी दफ्तरों में आम लोगों का काम तुरंत हो और अधिकारियों की जवाबदेही बढ़े, इसके लिए लाया गया था। यह अधिनियम किस लिए लाया गया था कि जो सरकारी दफ्तरों में जो आम लोगों का काम होता है, जैसे रुका रहता है, अधिकारी लोग बार बार दौड़ाते रहते हैं, तो इसलिए यह बना था कि कोई भी आम व्यक्ति हो वो परेशान ना हो और उसका काम तुरंत हो, और जो अधिकारी लोग हैं वो जवाबदेही उनकी बढ़े कि मतलब इन्होंने इनका काम क्यों नहीं किया। तो इसके लिए यह एक्ट लाया गया था। और राजस्थान जनता की शिकायतों के निवारण के लिए सुनवाई का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य है। क्वेश्चन बन जाए कि कौन सा राज्य ऐसा है जो जनता की शिकायतों के निवारण के लिए सुनवाई का अधिकार अधिनियम लागू किया। सर्वप्रथम कौन सा राज्य है जिसने कि जनता की शिकायतों के निवारण के लिए सुनवाई का अधिकार अधिनियम लागू किया गया, तो वो राजस्थान है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। संस्कृति के इथाज एवं ईडोस पथ की व्याख्या किसने की है। बी मैलिनोवस्की, R.H. लोवी, A.L. क्रोबर, C. क्लूखॉन। तो हमारा आंसर है A.L. क्रोबर ने संस्कृति के इतिहास एवं ईडास पक्ष की व्याख्या की है। ईडास से हमारा तात्पर्य है कि संस्कृति के बाह्य पक्ष, जिसे एक्सटर्नल फॉर्म कहते हैं। ईडास जो है वह संस्कृति का बाह्य पक्ष है। और इसमें ईडास में इसमें सामान्य जानकारी या स्वाभाविक विशिष्टता होती है। इसमें सामान्य जानकारी और स्वाभाविक विशिष्टता होती है। और प्रत्येक संस्कृति के कुछ ऐसे बाह्य तत्व होते हैं जिसके द्वारा उसके बारे में एक सामान्य जानकारी मिल जाती है। तो जो सामान्य जानकारी होती है किसी संस्कृति के बारे में, सामान्य जानकारी को ज्ञात करने के लिए हम उसको बाह्य पक्ष के रूप में जब हम जानकारी प्राप्त करते हैं तो उसके बाह्य रूप को ईडास कहा जाता है। और एक संस्कृति का एक आंतरिक पक्ष होता है जिसे समझना आवश्यक है, तो इसे क्रोबर इथोस कहते हैं। क्योंकि संस्कृति को केवल बाह्य पक्ष के द्वारा ही नहीं हम समझ सकते, उसके आंतरिक पक्ष को भी समझना आवश्यक है, तो उसको इथोस कहते हैं। तो ईडास बाह्य पक्ष है और
इथॉस जो है, इडॉस बाह्य पक्ष है और इथॉस जो है वो आंतरिक पक्ष है। इसको ध्यान दे देना है क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा बाह्य है और कौन सा आंतरिक है। तो यह आंतरिक पक्ष इथास है और संस्कृति के बाह्य पक्ष इडास को एक दिशा प्रदान करता है। जो ये इथास है ये इडास के इसके बाह्य पक्ष को दिशा प्रदान करता है। तो जो ये क्लुखोन महोदय हैं यहाँ पे, क्लुखोन महोदय ये संस्कृति के दो वर्गीकरण बताते हैं, एक निहित और एक अनिहित, जिसको कि प्रकट और अप्रकट कहा जाता है। तो क्लुखोन के जो प्रकट और अप्रकट संस्कृति का जो तत्व दो बताते हैं, तो उसकी तुलना क्रोबर ने इनके जो प्रकट तत्व है उसकी तुलना क्रोबर इडास से करते हैं और जो अप्रकट तत्व है उसकी तुलना ये इथॉस से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? लुइस डुइमा, योगेंद्र सिंह, एम.एन. श्रीनिवास, के.एम. कपाड़िया। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, एम.एन. श्रीनिवास। अरे सॉरी, ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी, के.एम. कपाड़िया। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया के.एम. कपाड़िया की पुस्तक है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कार्यस्थल पर महिला और उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जीआईसी 2022 के एग्ज़ाम में पूछा गया था और देखिए 2022 का ही आरपीएससी का एग्ज़ाम है। तो बहुत लोग सोचते हैं कि आरपीएससी का है तो आरपीएससी के एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा, यूपी पीजीटी के एग्ज़ाम में नहीं हेल्पफुल होगा। और जबकि ये क्वेश्चन जीआईसी में भी बना है, जो कि यूपीपीएससी के अंतर्गत जो हुआ था एग्ज़ाम। और देखिए आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन बना है और उसी ईयर में 2022 में ही बना है। तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब हम किसी एक ही स्टेट का जो पढ़ रहे हैं तो उसी के लिए है। ये समाजशास्त्र के हर स्टेट के लिए, समाजशास्त्र के जो जितने भी एग्ज़ाम होते हैं हर स्टेट के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 2013 में। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र में वैज्ञानिक अवमुखन का समर्थन करने वाले विद्वानों में से नहीं है? इनमें से कौन से नहीं हैं जो साइंटिफिक अप्रोच को नहीं मानते हैं? तो अगस्त कॉम्ट, इमाइल दुर्खीम, अल्फ्रेड शुट्ज़, टॉलकर पार्सन। तो हमारा आंसर है अल्फ्रेड शुट्ज़। ये वैज्ञानिक अवमुखन के समर्थक नहीं हैं, बाकी तीनों लोग हैं। तो हम इसको थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्यों, मतलब क्या अंतर है। तो समाजशास्त्रीय अध्ययन उपागम के अंतर्गत दो दृष्टिकोण प्रचलित हैं। तो एक सूक्ष्म दृष्टिकोण और दूसरा बृहद दृष्टिकोण। तो जो बृहद सूक्ष्म दृष्टिकोण है जिसे कि माइक्रो अप्रोच कहते हैं और जो बृहद दृष्टिकोण है उसको मैक्रो अप्रोच कहते हैं। तो जो ये सूक्ष्म दृष्टिकोण है, ये बृहद दृष्टिकोण है यानी कि माइक्रो अप्रोच है, जो वो समाज और समूह को अध्ययन की इकाई मानते हैं। जो बृहद दृष्टिकोण के लोग हैं वो अपने अध्ययन की इकाई समाज या समूह को मानते हैं और जो सूक्ष्म दृष्टिकोण के समर्थक हैं वो व्यक्ति को अध्ययन की इकाई मानते हैं। तो इस प्रकार दो महत्वपूर्ण अध्ययन पद्धति है जिसे हम आगमन पद्धति कहते हैं और निगमन पद्धति कहते हैं। जिसे कि आगमन पद्धति इंडक्टिव मेथड कहते हैं और निगमन पद्धति को हम डिटेक्टिव मेथड कहते हैं। तो ये सूक्ष्म और बृहद दृष्टिकोण दो दृष्टिकोण हैं, तो और दो पद्धतियों को अपनाते हैं ये लोग। सूक्ष्म वाले इंडक्टिव मेथड को अपनाते हैं, आगमन विधि को अपनाते हैं, और बृहद वाले डिटेक्टिव मेथड यानी कि निगमन पद्धति को अपनाते हैं। तो आगमन पद्धति को हम जान लेते हैं कि इसमें सूक्ष्म से बृहद की ओर अध्ययन पर बल दिया जाता है। जो इंडक्टिव मेथड है आगमन पद्धति है, उसमें सूक्ष्म से बृहद की ओर अध्ययन पर बल दिया जाता है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से कॉन्सेप्ट आते हैं? आगमन पद्धति जो है सूक्ष्म से बृहद की ओर अध्ययन पर बल देता है, सूक्ष्म से बृहद की ओर। तो इसके अंतर्गत प्रतीकात्मक अंतःक्रिया
प्रकारवाद आते हैं, लोक विधि विज्ञान आते हैं, प्रघटना शास्त्र आते हैं और अभिनय शास्त्रीय उपागम आते हैं। तो ये तीनों जो हैं ये सूक्ष्म दृष्टिकोण के अंतर्गत आते हैं और सूक्ष्म दृष्टिकोण वाले आगमन पद्धति को फॉलो करते हैं। ऐसे क्वेश्चन बना भी है कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद किस पद्धति का अनुसरण करता है, तो वो आगमन पद्धति यानी इंडक्टिव मेथड को फॉलो करता है। तो ये जो है ये तीनों प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, तो हम जानते हैं कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का कॉन्सेप्ट ब्लूमर और मीड ने दिया है। और लोक विधि विज्ञान यानी कि एथनोमेथडोलॉजी, तो ये हैरोल्ड गॉरफिंकल का कॉन्सेप्ट है। और प्रघटना शास्त्र यानी फेनोमेनोलॉजी, ये एडमंड हर्सल और अल्फ्रेड शुट्ज का कॉन्सेप्ट है। और अभिनय शास्त्रीय यानी ड्रामेटिकल अप्रोच, तो ये इरविन गॉफमैन का है। तो जो यहाँ पे एडमंड अल्फ्रेड शुट्ज हैं इनका लोक प्रघटना शास्त्र है। तो जो प्रघटना शास्त्र है वह सूक्ष्म दृष्टिकोण को अपनाता है यानी आगमन पद्धति को अपनाता है, और बाकी ये लोग जो हैं ये बृहद दृष्टिकोण वाले हैं। तो इसलिए ये अल्फ्रेड शुट्ज वैज्ञानिक अभिमुखन का समर्थक नहीं करते हैं। जितने भी सूक्ष्म दृष्टिकोण के लोग हैं वो वैज्ञानिक अप्रोच के विपरीत दृष्टिकोण को अपनाते हैं, ये वैज्ञानिक समर्थन नहीं करते हैं। तो निगमनात्मक पद्धति को हम देख लेते हैं। डिडक्टिव मेथड में क्या होता है कि इसमें बृहद से सूक्ष्म दृष्टिकोण की ओर अध्ययन पर जोर देता है। जो निगमनात्मक पद्धति है वह बृहद से सूक्ष्म दृष्टिकोण की ओर अध्ययन पर जोर देता है। तो इसके अंतर्गत उद्विकास आता है, प्रकारवाद आता है और संघर्षवाद आता है। तो हम जानते ही हैं कि उद्विकास का अध्ययन काम्ट हुए, स्पेंसर हुए, पार्सन्स हुए, मार्क्स हुए, दुर्खीम जी हुए या मॉर्गन हुए, ये सब जो है उद्विकासी हैं। तो ये लोग बृहद दृष्टिकोण को अपनाते हैं यानी साइंटिफिक अप्रोच को ये लोग अपनाते हैं। और प्रकारवाद भी हुआ, ये भी बृहद दृष्टिकोण को अपनाता है। संघर्षवाद हुआ, ये भी अपनाता है। तो इसलिए अल्फ्रेड शुट्ज जो हैं ये अलग हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? इमाइल दुर्खीम, हर्बर्ट स्पेंसर, A.R. रैडक्लिफ ब्राउन या जिन्सबर्ग। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले किया था। और इन्होंने अपनी किस पुस्तक में किया था? तो सामाजिक संरचना व प्रकार का भी और संस्था का भी। सामाजिक संरचना, प्रकार, संस्था, ये सब जो शब्द हैं ये सब का प्रयोग सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। और सामाजिक संरचना का शब्द का प्रयोग इन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में किया था। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में इन्होंने सामाजिक संरचना के शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद इमाइल दुर्खीम जी ने अपनी पुस्तक रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में किया था। क्वेश्चन पूछ ले कि इमाइल दुर्खीम ने अपनी किस पुस्तक में सामाजिक संरचना का प्रयोग किया है, तो रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में किया था। और ये दोनों लोग जो हर्बर्ट स्पेंसर थे और इमाइल दुर्खीम ने सामाजिक संरचना की स्पष्ट व्याख्या नहीं कर पाए थे। तो इस कारण सबसे पहले जो है इसकी स्पष्ट व्याख्या का श्रेय लुइस हेनरी मॉर्गन की पुस्तक जो है सिस्टम ऑफ कॉन्ग्जुगिटी एंड एफिनिटी ऑफ द ह्यूमन फैमिली, तो इसको सामाजिक संरचना का प्रथम मानव शास्त्रीय अध्ययन माना जाता है। जो लुइस हेनरी मॉर्गन की पुस्तक है सिस्टम ऑफ कॉन्ग्जुगिटी एंड एफिनिटी ऑफ द ह्यूमन फैमिली, इस पुस्तक को सामाजिक संरचना का प्रथम मानव शास्त्रीय अध्ययन माना जाता है। और संरचना शब्द का सर्वप्रथम संरचना शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो मकान की संरचना के लिए किया गया था। जैसे मकान की स्ट्रक्चर होता है तो उसी के लिए सबसे पहले सामाजिक संरचना का प्रयोग मकान के परिप्रेक्ष्य में किया गया था। लेकिन बाद में संरचना शब्द का प्रयोग शरीर संरचना के रूप में जीव विज्ञान में प्रयोग होने लगा। बाद में जो है संरचना शब्द का प्रयोग शरीर की संरचना से किया जाने लगा और इसका प्रयोग जीव विज्ञान में हुआ और जीव विज्ञान से ही समाजशास्त्र में लिया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10।
हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? यहाँ ध्यान देना है, संशोधन अधिनियम पूछा गया है, नहीं तो हम 1956 ही टिक कर दें। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, 2003, 2005 या 2009, तो हमारा आंसर होगा 2005। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ? तो 2005 में पारित हुआ था। वैसे बना कब था तो हम जान लेते हैं इसको कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, इस अधिनियम के पहले उत्तराधिकार 2 शाखाओं में बटा था। जब ये 1956 का हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम नहीं बना था, इसके पहले उत्तराधिकार के 2 शाखाओं में बांटा गया था, जिसको हम मिताक्षरा कहते हैं और दाया भाग कहते हैं। इसको हम लोग पढ़े भी होंगे, इसका क्वेश्चन कई बार बना भी है कि मिताक्षरा का कॉन्सेप्ट किसने दिया है और दाय भाग का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। तो मिताक्षरा का कॉन्सेप्ट विज्ञानेश्वर ने दिया है और दाय भाग का कॉन्सेप्ट जीमूतवाहन ने दिया है। तो जब ये 1956 ये नहीं बना था तो उसके पहले ये 2 नियम थे। इसमें ये मिताक्षरा और दाया भाग, इसके द्वारा स्त्रियों को उत्तराधिकार प्राप्त करने में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गई थी। जो ये 2 नियम प्रचलित थे, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पहले, मिताक्षरा और दाया भाग, तो इसमें स्त्रियों को उत्तराधिकार प्राप्त करने में कठिनाइयाँ उत्पन्न होने लगी थी। तो इस वजह से मिताक्षरा और दाया भाग से संबंधित उत्तराधिकार और उत्तराधिकार से इसलिए मिताक्षरा और दाया भाग से संबंधित उत्तराधिकार के अलग अलग नियम समाप्त कर दिए गए। जो मिताक्षरा और दाया भाग में अलग अलग नियम चलते थे, उसको 1956 के अंतर्गत उसको समाप्त कर दिया गया। और उसके बाद क्या किया गया कि उसमें मृतक के संबंधी का हिस्सा, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके जो भी संबंधी रहते हैं, जो उनकी संपत्ति का जो भी हिस्सा होता है, उसको उसकी माँ, विधवा पत्नी, पुत्र और पुत्रियों में समानता के आधार पर विभाजित किया गया। तो जब ये 1956 बना और 1956 इसमें 2-3 और एक्ट पारित हुए थे, तो इसको भी देख लेते हैं इसी के साथ साथ कि अगर पूछ ले कि हिंदू नाबालिग संरक्षकता अधिनियम कब बना, हिंदू नाबालिग संरक्षकता अधिनियम कब बना, तो वो भी 1956 में बना है। और हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम कब बना, तो वो भी 1956 बना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये 1956 काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बने हैं, तो इसलिए इसको एडिशनल आप लोग इसको देख लीजिए। और स्त्रियों और कन्याओं के अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे क्वेश्चन कई बार बना है कि स्त्रियों और कन्याओं के अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम ये कब बना था, तो ये भी 1956 में ही बना था। तो अब हम देख लेते हैं कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005, तो ये हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 जो है, ये 1956 के अधिनियम का एक संशोधन है। जो 1956 का हिंदू उत्तराधिकार एक्ट बना था, तो उसका एक संशोधन है। और जो 5 सितंबर 2005 को राष्ट्रपति की सहमति पर जब 5 सितंबर 2005 को राष्ट्रपति की सहमति मिल गई थी और लागू कब हुआ था? 9 सितंबर 2005 से ये लागू हो गया। 9 सितंबर 2005 से ये लागू हो गया हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। और इसमें क्या संशोधित किया गया, तो संशोधित अधिनियम 2005 के प्रारंभ होने के बाद, जब ये 2005 प्रारंभ हुआ तो उसके होने के बाद एक पुत्री, जो व्यक्ति की पुत्री होती है, वह अपने जन्म के साथ ही, मतलब जैसे पैदा होती है जन्मजात ही, वह एक पुत्र के समान, जैसे पुत्र को जन्मजात पिता की संपत्ति में अधिकार मिल जाता था, तो वैसे पुत्री को भी इस 2005 के संशोधन अधिनियम के बाद जन्म से ही पुत्री को भी पिता की संपत्ति में समान अधिकार जो है, जिसको कि को-पार्टनर या हमवारिस बन सकती है। पुत्री भी पुत्र के समान, पुत्री भी को-पार्टनर या हमवारिस पिता की संपत्ति में बन सकती है। तो यही 2005 का संशोधन है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की वीडियो को हम समाप्त करते हैं। वीडियो हमारी अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिया करें।